वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री के बारे में और बीए प्रथम सेमेस्टर से संबंधित प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री के नवीनतम मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए क्या नवीनतम मॉडल पेपर ही आपको देने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न होंगे और उनको कितने शब्दों में लिखना होगा। आखिरकार प्रश्न अगर आप लिखेंगे तो उसका परिणाम आपको कैसे मिलेगा, मतलब एक प्रश्न लिखने के बाद में और वो भी अलग अलग टाइप के जो प्रश्न होते हैं उन टाइप में भी कितने अंक के होते हैं और किस तरीके से उनको लिखने होते हैं, मैनेज कैसे करना होता है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, इन समस्त मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल विस्तार से वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करेंगे और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ओके, तो रात के मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए तो 9:01 हो चुके हैं और मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूँ। ओके, 9:01 मेरे में हो चुके हैं, आप में अभी हो जाएगा, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो हम बात करेंगे ओवरऑल जो प्राचीन इतिहास का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए। हालांकि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आपने प्राचीन इतिहास का अर्थात एंसेंट हिस्ट्री का सिलेबस नहीं अपलोड किया है, तो वो जल्द ही सिलेबस आपको दे दूंगा। ठीक है, उससे पहले मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, तो मॉडल पेपर आपको दे दूंगा। वैसे प्रश्न पत्र का जो नाम है आपके प्राचीन इतिहास में बात की जाए तो क्या नाम है, भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। क्या भारत एवं प्राचीन मतलब भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं आपके प्रश्न पत्र का नाम होगा। और जो है प्रथम सेमेस्टर जो आप बोलते हैं ना, 6 महीने वाली जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा सभी लोगों के लिए। तो इसका जो है पेपर का नाम ये है, आप अगर अंग्रेजी में इसको जानना चाहें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ओके, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलिए आइए विस्तार से देख लेते हैं कि किस किस टाइप के आपके प्रश्न अति लघु उत्तरीय और पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है इसके बारे में। वैसे पेपर पैटर्न आपको हिंदी का लेक्चर ऑलरेडी, हिंदी की क्लास जो थी, हिंदी मतलब समझते हैं ना, हिंदी साहित्य जो छात्र हमारे लिए, हमारे भाई बंधु लिए हैं, बहनें लिए हैं, वो हिंदी की वीडियो देख सकती हैं। ऑलरेडी हिंदी की 1 घंटे से 26 मिनट की जो है मॉडल पेपर और सिलेबस उसका भी दे दिया था। और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी है, सोशियोलॉजी का सिलेबस आपको दे दिया गया है ऑलरेडी। और इसी के साथ ही साथ सोशियोलॉजी के साथ ही साथ बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर भी आपको दे दिया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस का और हिंदी साहित्य का नवीनतम मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं, उनको देख लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके जो है परीक्षा में आएंगे और नवीनतम से नवीनतम मॉडल पेपर होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समाहित किया गया है। और इसी प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। तो चलिए प्रारंभ किया जाए, कक्षा को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बीए प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास प्रथम सेमेस्टर। ओके, तो प्रथम सेमेस्टर प्रति छमाही जो भी एग्जाम से पहले होता था ठीक उसी प्रकार से होने वाला है। और जैसे आपका बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर का पैटर्न होता था वही पैटर्न लगभग, थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट, बाकी वही पैटर्न लगभग आपका बीए प्रथम वर्ष में अब देखने को मिले, मतलब बीए प्रथम सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर देखेंगे, भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, अंग्रेजी में अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर न्यू मॉडल पेपर होगा 2022 के अकॉर्डिंग। और आने वाली जो आगे वाली परीक्षाएं 23, 24, 25 हैं, इनके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है और इस प्रकार से प्रश्नों को क्रमबद्धता दी गई है, सुव्यवस्थित प्रदान किया गया है, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से प्रश्नों को रखा गया है, क्रम से सजाया गया है। मतलब ऐसा क्रम है जो कि आपके पूरे के पूरे मॉडल पेपर के अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग पूरे के पूरे पेपर की समझ आपके अंदर एक ही वीडियो के अंतर्गत डेवलप हो जाएगी, ऐसा इसमें करने का प्रयास किया गया है। चलिए बात करते हैं खंड आ। सबसे पहले यहाँ पर आप जब भी पेपर देने जाएं तो एक काम आपका होना चाहिए कि आप नोट जो लिखा होता है, निर्देश लिखा होता है, अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है, तो उसको जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर नोट देखें, सभी प्रश्नों के मतलब सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देने, यह भी नोट में लिख दिया जाता है पेपर में। अब चूंकि आपका जो पेपर है वो 3 खंडों में बटा हुआ है, खंड आ, बा और सा। आइए बात करते हैं खंड आ, जिससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पर भी नोट आपको मिला क्या कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर एक प्रश्न की जितनी क्वेरी है, मतलब जो प्रश्न पूछ रहा है, अगर उस प्रश्न को लिखते समय, प्रश्न के उत्तर को लिखते समय आपने प्रश्न को सेटिस्फेक्शन दे दिया, मतलब जो प्रश्न में पूछा गया है उसका उत्तर आपने दे दिया विस्तार से, प्रश्न में 2 बातें पूछी गई तो दोनों बातों को अगर आपने लिख दिया है तो आपको 2 अंक जो है वहाँ से मिलने चाहिए। लेकिन लगभग अगर नहीं देते हैं तो 1.5 अंक तो दे ही देंगे। वैसे 2 अंक इसमें देने में उनको कोई बाध्यता नहीं होती, वो देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कॉपी कैसे लिखते हैं इसको लेकर के ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, अगर उनको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हालांकि फिर से मैं कॉपी लेखन पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है तिलगुत्री के लिए कि लोथल से प्राप्त जो बंदरगाह था, जो जिसको गोदी भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे मिलेगा नाम उसका, तो उस पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि आखिरकार उसके बारे में जो भी पता हो चुकी प्राचीन जो है इतिहास की जब हम बात करते हैं खास तौर पर, तो इतिहास में प्राचीन जो इतिहास होता है उसके बारे में हमको ज़्यादा साक्ष्य या उसके बारे में ज़्यादा डाटा हमको नहीं पता होता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सही है और कितना क्या, मतलब वो तमाम सारी चीज़ें तो उतना नहीं विस्तार से हमको पता होती हैं, क्योंकि उतने ऐतिहासिक फैक्ट्स हमारे पास नहीं होते हैं, ऐतिहासिक स्रोत नहीं होते हैं, साहित्यिक स्रोत ही क्यों ना हो, और साहित्यिक स्रोत हैं भी तो वो जो है एक प्रकार से तथ्यात्मक नहीं है, वो कंसेप्चुअली हैं, वो अवधारणात्मक हैं। इसीलिए उस पर हम उतना जो है मतलब उस पर डीपली अध्ययन ना कर करके, मतलब उसको एक प्रकार से जो पुराण वगैरह आप देखेंगे जैसे कि आप देखेंगे रामायण हो, महाभारत हुआ, या बहुत सारे पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र हैं, इन सब से हमको जो है बहुत सारी नॉलेज मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे इनमें जो ये मतलब कि जो एज का क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा सा इधर उधर मिल सकता है, तो इसीलिए इस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। हालांकि वो सारी बातें जो लिखी गई वो सत्य ही प्रतीत होती हैं और सत्य हैं लगभग। हालांकि यहाँ पर लोथल जो एक प्रकार से जो लोथल समझते हैं एक जगह थी, लोथल एक जगह है, और उस जगह में जो है जब खुदाई हुई थी तो उसमें एक बंदरगाह भी निकला था। गुजरात जो में है लोथल, आज जो लोथल नाम पहले हुआ करता था वो आज गुजरात में है। जब गुजरात में उत्खनन हो रहा था, तब क्या हुआ था, जब गुजरात में उत्खनन हो रहा था तो उसके बाद में, मतलब उसी समय लगभग एक भवन के रूप में हमको प्राप्त हुआ था, एक भवन मिला था, और यह भवन जो था यही बंदरगाह या गोदी रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और यहाँ से संभवतः लगभग पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता रहा होगा, ऐसा जो है विद्वानों का मानना है। गोदी अर्थात जो बंदरगाह मिला था लोथल में, उसकी आकृति की बात की जाए तो विषम बाहु चतुर्भुज की आकृति की जो है वह जो है बंदरगाह या गोदी रही होगी। और पूरब से लगभग बात की जाए इस बंदरगाह की तो पूरब से पश्चिम में लगभग जो है 710 फीट जो है लंबा था, 710 फीट जो है ये लंबा था पूरब से पश्चिम दिशा में। और बात की जाए 124 फीट चौड़ी थी ये। ठीक है, इसके चारों ओर 14 फीट ऊंची दीवार निर्मित है, मतलब, और साथ ही साथ समुद्र की तरफ ज्वार एवं भाटे को नियंत्रित करने के लिए भी एक फाटक लगा दिया गया था। तो ये इतना एक प्रकार से आप सोचिए उस समय ज्वार भाटा का ज्ञान होना यह प्रतीत करवाता है कि उस समय के विद्वानों को या उस समय के लोगों को जिन्होंने वो कलाकारी दी थी, जिन्होंने बंदरगाह बनाया था, उनको भूगोल के बारे में काफ़ी जानकारी रही होगी। ठीक, तो वहाँ पर ज्वार भाटा समझते हैं, जो समुद्र में लहरें उठती हैं गिरती हैं, तो जो लहरें उठती है उसको ज्वार और जो लहरें गिरती हैं उसको भाटा के नाम से जाना जाता है। और ये ज्वार भाटा जो समुद्रों में होता है वो जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और जो है एक प्रकार से जो आकर्षण शक्ति है उसके परिणाम स्वरूप होता है। ठीक, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और उनके आकर्षण बल के जो है परिणाम स्वरूप होता है। तो समुद्र की जो तरफ ज्वार और भाटे थे उनको नियंत्रित करने के लिए एक फाटक भी लगा दिया गया था इस जो है बंदरगाह में, ताकि ज्वार भाटा नियंत्रित हो सके, लहरें नियंत्रित हो सकें। इस प्रकार जो है एक प्राकृतिक गोदी को कृत्रिम गोदी में परिवर्तित कर दिया गया था। तो एक प्रकार से वो चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो हमने देखा लोथल से प्राप्त जो बंदरगाह अर्थात जो गोदी था उस पर इसी प्रकार से प्रकाश डाला सकता है। 50 शब्दों में आप लिख देंगे बड़े आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक यहाँ पर आपको अन्नागार को लेकर के भी प्रश्न बन सकता है, हालांकि इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हो सकता है यही गोदी बंदरगाह के स्थान पर आपसे अन्नागार का भी प्रश्न पूछ सकता है। तो विशाल अन्नागार का एक प्रश्न हमने रखा है, अभी उसको बता देंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम जो है आगे यहाँ पर हमने रखा है, मोहनजोदड़ो से में विशाल स्नानागार प्राप्त जो हुआ है उसको देखें तो वो स्नानागार है। हालांकि अन्नागार के बारे में अगर मैं बता रहा था तो सैंदो क्षेत्र में जो है एक
अन्नागार जो है हमें मिला था उसके बारे में बात की जाए तो वह 150 गुणे 75 फीट के क्षेत्रफल में विस्तृत था। क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है 150 लंबाई और 75 चौड़ाई, तो इसको क्षेत्रफल कहते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल, अर्थात एरिया बराबर कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, इसमें बात की जाए तो 37 प्रकोष्ठ थे, मतलब एक प्रकार से खांचे जिसको बोल सकते हैं, मतलब जो कमरा वगैरह जो वो भी बोल सकते हैं आप। तो उतने यहाँ पर कितने प्रकोष्ठ थे? 27 प्रकोष्ठ थे जो सैंधव क्षेत्र में अन्नागार मिला था, विशाल अन्नागार। और साथ ही साथ क्रिस क्रॉस पद्धति पर अवलंबित है यह जो देखेंगे आप जो है अन्नागार। और साथ ही साथ इसकी बाहरी दीवार जो है उसके किले की भांति ऊंची भी है और थोड़ी सी झुकी भी प्रतीत होगी। तो इस प्रकार से बात की जाए तो इसमें लगभग ये जो है इसी प्रकार से एक 50 गुणे 20 फीट तथा 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित अन्नागार हड़प्पा से भी मिला है हमको। ये तो सैंधव क्षेत्र में सिंधु घाटी नदी के आसपास मिला है, और एक हड़प्पा सभ्यता भी उसी के आसपास की ही है, तो उसमें भी जो है एक अन्नागार मिला है 50 गुणे 20 फीट का क्षेत्रफल का प्राप्त हुआ है हमको। इसकी फर्श लकड़ी के पटरों से बनी हुई है। हवा एवं प्रकाश की सुविधा के साथ साथ माल को रखने व निकालने के लिए भी उचित सुविधा इसमें की गई थी। यहाँ बात की जाए संभवतः अकाल के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की जाती रही होगी, ऐसा विद्वानों का मानना रहा है। जिस प्रकार से आज हम आलू को कोल्ड स्टोर में रखते हैं, फल को कोल्ड स्टोर में रखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से स्टोरेज के लिए अन्नागार हुआ करता था। मंडी एक प्रकार से, मंडी तो बेचने वाली होती है, हालांकि अन्नागार मतलब जहाँ पर जो है जो जैसे खाद्य आप मान लेते हैं, आपने 1-2 कुंटल आपकी ज़रूरत है, आपने 3 कुंटल उगाया तो 1 कुंटल आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकता है अगले साल जो है सूखा पड़े या फिर बाढ़ आ जाए, तो उसके लिए लोग रखते थे, तो इसलिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये प्रश्न समाप्त होगा पहला। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, सैंधव नगर विन्यास के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव नगर विन्यास, नगर विन्यास का मतलब होता है नगर जो योजना बसी थी उस उसके बारे में कुछ बताएं। आपसे पूछ रहा है कि उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि इसमें आपके बारे में ज़्यादा पूछे, मतलब जो प्राचीन इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं तो संभवतः या फिर अनुमानतः हम करते हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट उतना ज़्यादा पता नहीं होती हमको। तो सैंधव नगर विन्यास के बारे में जो है अगर बात की जाए, आपसे पूछे तो आप सीधे सीधे बताएं कि सिंधु प्रदेश के प्रमुख नगर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा ये सभी रहे हैं। और इसके बाद में आप लिखेंगे कि इस योजना में प्रायः समस्त बड़े बड़े नगरों का निर्माण एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार हुआ था। ये व्यवस्था जो थी इतनी उच्च कोटि की थी कि इसका निर्माण कुशल इंजीनियरों के द्वारा ही हो सका था। मतलब जब आप इसमें देखेंगे तो सीधी सड़कें थी, नाली वगैरह, निकास द्वार, जल निकासी की व्यवस्था, ढकी हुई नाली उस समय भी आप देख सकते हैं इस योजना में। तो नगर विन्यास बड़े एक प्रकार से इंजीनियरिंग जो है बुद्धि से बसाया गया था और उच्च कोटि की मानी जा सकती है। इस योजना की बात की जाए, आधार पीठिका श्रीनगर की प्रमुख सड़कें ये पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर खोली जाती थी, मतलब रहती थी सड़कें, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर सड़कें बनाई जाती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर इनके द्वारा कई खंडों में मतलब बटे हुए होते थे, और साथ ही साथ प्रत्येक खंड की माप अगर मैं बताना चाहूँ जो विभक्त होते थे प्रत्येक खंडों में, तो 800 गुणे 1200 मीटर की होती थी, मतलब इतने क्षेत्रफल की। तो 800 गुणे 1200 मीटर होती थी जो है उनकी लंबाई और चौड़ाई जो होती थी किसकी, जो है जो सड़कें हुआ करती थी। ये खंड मोहल्ले के रूप में भी मतलब हो जाते थे, जो एक मतलब सड़कों के दायरे के बीच में आ जाता था उसके घाटे के अंदर। इस वर्ग मतलब एक प्रकार से 800 गुणे 1200 लगभग एक आयताकार आकृति बनेगी। तो उस आयत के अंदर जो भी जो है लोग आते थे उनको एक मोहल्ले का या फिर एक गांव का माना जाता था। ठीक इस प्रकार से नगर विन्यास यहाँ का था। तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तमाम सारी चीज़ें आपसे कभी कभी एग्जाम से प्रश्न यह भी बन सकता है कि सैंधव कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका वर्णन कीजिए। तो भी आप बता दीजिएगा कि सिंधु प्रदेश की खुदाई में बहुसंख्यक मात्रा में मुद्राएं, ताबीजें, मूर्तियां, खिलौने, गुड़िया, आभूषण व बर्तन इत्यादि मिले हैं हमको। इन्हें देखने से तत्कालीन कलाकारों की विविध कलाओं का हमको ज्ञान होता है। जब हम उनकी कार्बन डेटिंग वगैरह जो पद्धति होती है उसके माध्यम से हम उसके बारे में पता करते हैं, तो हमको जो है इन वस्तुओं की बात की जाए तो बड़ी ही इसके बारे में रोचक जानकारियाँ मिलती हैं। ये समस्त वस्तुएं साधारण मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, चीनी मिट्टी और साधारण पत्थर, चूना पत्थर,
लाल पत्थर, यहाँ तक कि अमेज़न पत्थर, इन सभी के सहायता से जो आभूषण, गुड़िया या फिर मुद्राएँ, ताबीज़ें, मूर्तियाँ, खिलौने ये सब मिले। वैसे मुद्राएँ अलग होती थी, मुद्राएँ धातुओं से बनाई जाती थी। ताबीज़ें भी इसी प्रकार से, मूर्तियाँ वगैरह ये जो थी, ये सब चूना पत्थर, लाल पत्थर, अमेज़न पत्थर इन इत्यादि को, काली मिट्टी, चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, साधारण मिट्टी, इन सभी को मिला करके बनाई जाती थी। ठीक, तो कलाकृतियाँ हाथ और साँचे से बनती थी, मतलब हाथ से भी, और कोई मतलब कोई ऐसी मूर्ति देखेंगे आप जो साँचा पहले से होता है, उस साँचे में ढाल करके बनाई जाती थी, कुछ तो लोग हाथ से ही बना देते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ की जो है विशेषता देख सकते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, आगे समझते थोड़ा सा हम। तो ये दूसरा प्रश्न आपका हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डालिए। स्नानागार क्या होता है? स्नान करने का स्थान, एक प्रकार से बड़ा सा, जहाँ पर लगभग सभी लोग आए गांव के स्नान करते थे पहले, वहाँ पर प्राचीन काल में मोहनजोदाड़ो में मिला है। मोहनजोदाड़ो एक मूवी आपने देखी होगी, अगर आपको ध्यान हो, ऋतिक रोशन की है, बड़ी धांसू मूवी है, उसको देखिएगा आप लोग। उसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। उसमें जो भी उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं, उसमें ऐतिहासिक चीज़ें ढूंढे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसको एक जो है एक प्रकार से एक्शन के तौर पर मत देखिएगा, उसको आप ऐतिहासिक जो है ज्ञानार्जन के तौर पर उस मूवी को आप देखें, उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। सैंधो संस्कृति के अन्वेषण के समय जो मोहनजोदाड़ो में एक जलाशय प्राप्त हुआ है, उसी को हम विशाल स्नानागार के नाम से जान सकते हैं। और यह स्नानागार जो है 39 गुणे 23 फीट आकार का है, और साथ ही साथ 8 फीट गहरा भी रहा है। 8 फीट गहरा और 39 गुणे 23 फीट आकार का रहा है, मतलब 39 गुणे 23 इस आकार का, लंबाई गुणे चौड़ाई, आप 39 लंबाई मान सकते हैं, चौड़ाई उसकी 23 थी। ठीक है, 23 फीट की, तो और 8 फीट गहरे थे। मतलब अगर इसको हम बताएं तो इसका हम जो है ऊंचाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऊंचाई अलग से हमने आपको बता दिया। इसके ऊपर खुला प्रांगण जो है भी था, और साथ ही साथ एक बरामदा भी बनाया गया है। आप बड़ी देखेंगे, बड़ी अच्छी जो है जो सारी कलाकृति हैं, यह पक्की ईंटों की थी। सबसे मज़ेदार बात क्या है कि यह जो स्नानागार था, यह पक्की ईंटों से निर्मित था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या मोहनजोदाड़ो में जो है मिट्टी को पकाने की कला थी? तो बिल्कुल थी भाई, जब पक्की ईंटें लगी थी वहाँ पर, तो मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंटों से, मतलब पक्की ईंटें थी, जाहिर सी बात है। इसमें से कतिपय पटरे भी मिले हैं। कतिपय मतलब होता है कुछ मात्रा में, यहाँ पर पटरे भी मिले हैं। इनसे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है मेरे भाई कि इनसे जो है फिसलने से बचने के लिए पटरे लगाए जाते थे, ताकि वह कोई लोग फिसले ना उसमें जो है स्नानागार में, इसीलिए पटरा लकड़ी का लगा दिया जाता था। और जो है साथ ही साथ उत्तर की तरफ से सीढ़ी बनी रहती थी इसमें। पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंट को जिप्सम, मतलब जिप्सम समझते हैं ना, जिंक, जेडन जिसको आप कहते हैं, 30 जिसका परमाणु क्रमांक है, तो उसी जिप्सम और को, मतलब उसी से पानी को रोकने के लिए ईंटों को, मतलब जैसे आज मसाला लगाते हो क्या, जो आप लगाते हो सीमेंट, तो सीमेंट के स्थान पर पहले जिप्सम वगैरह का प्रयोग करते थे लोग। तो जिप्सम और ईंट की मदद से पानी को रोका गया था, उसी के मसाले से जोड़ा गया होगा, मतलब जोड़ा गया है, ये कन्फर्म है। फिर कड़े मसाले का लेप भी, ये मतलब एक प्रकार से पालस्टर जिसको आप कहते हैं, तो कड़े मसाले से उसका पलस्तर किया गया था। और साथ ही साथ बाहर की ओर से आप देखेंगे गारे से जुड़ी पक्की ईंट जो है लगी मिलेंगी आपको। साथ ही साथ तालाब के गंदे पानी को निकालने के लिए नाला भी बनाया गया था। मतलब मान लेते हैं जब पानी विशाल स्नानागार में पानी, मतलब लोग नहाएं और उसमें गंदगी हो जाए, तो वहाँ से पानी निकास के लिए भी बनाया गया था, और दूसरा पानी वहाँ पर डालने के लिए भी सुविधा थी। तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी जो है व्यवस्था की गई थी। तो तालाब के गंदे पानी को निकालने के लिए नाला भी बनाया गया था। 3 और कोठरियाँ भी हैं उसमें स्नानागार में, ताकि वहाँ पर लोग जा करके अपने जो है वस्त्र वगैरह बदल सकें। एक कुआं भी वहाँ पर मिला है, जिससे जलाशय में पानी भरा जाता रहा होगा। तो एक कुआं है जिससे जलाशय में वहाँ से पानी भरा जाता रहा होगा, मतलब कुआं से पानी जलाशय में रख दें, और जब वो जलाशय का पानी गंदा हो जाए तो उसके लिए वही नाले से उस पानी को एग्जॉस्ट कर दें, मतलब बाहर कर दें, एग्जिट कर दें। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई थी। तो 3 कोठरियाँ भी थी जहाँ पर लोग कपड़ा वगैरह बदल सकते थे, और एक कुआं भी मिला है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर पानी भर करके जलाशय में फिर से पानी भरा जाता रहा होगा। और इसी के साथ साथ एक कमरे में सीढ़ी बनी थी। इससे इसके 2 मंजिला होने की पुष्टि होती है। मतलब एक कमरे में सीढ़ी बनी थी, जैसे कि ये 2 मंजिला का था लगभग, बात की जाए क्या, जो स्नानागार है ये 2 मंजिले का था। मतलब ऊपर भी आप देख सकते हैं 2 मंजिले का स्नानागार, ऊपर भी स्नान करें नीचे भी स्नान करें, इस प्रकार से कुछ था, क्योंकि सीढ़ी से यह अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या था, ये विशाल स्नानागार था। तो इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। एक बार फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुराणों का क्या महत्व है? सबसे पहले आप समझिए पुराण का मतलब क्या होता है। पुराण का मतलब होता है प्राचीन। पुराण का तात्पर्य क्या होता है? प्राचीन। और पुराण भारतीय साहित्य की बात की जाए तो वो अमर रचनाएं हैं, अजर अमर अविनाशी। जिस प्रकार से आत्मा अजर अमर है, नैनम छिदन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलदयन्ति आपो न शोषयत मारुतः। ठीक इसी प्रकार से जो पुराण में लिखी गई बातें वहाँ भी अजर अमर और अविनाशी हैं, जिस प्रकार से आत्मा है। पुराण से अगर मतलब देखें तो इसका मतलब प्राचीन या पुराना होता है। डॉक्टर राजबली पांडे जो कि एक बड़े समाज सुधारक और समाजशास्त्री भी रहे हैं, उन्होंने जो है अपनी पुस्तक में कहा, जो है राजबली पांडे जी ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने पुराणों को प्राचीन भारतीय इतिहास का विश्वकोश माना है। ठीक, क्या माना है? जो है पुराणों को प्राचीन भारतीय साहित्य का विश्वकोश माना है। इसका पुराणों का एक अर्थ यह भी हम लगा सकते हैं कि पुराना आख्यान जो है वो भी क्या है? क्या है भाई? वो भी एक प्रकार से पुराण है। पुराणों को लेकर के उसके विषय में, उसके वर्ण विषय में कि पुराणों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसको लेकर के एक श्लोक प्रचलित है। अगर इस श्लोक मैं आपके सामने आपको सुनाना चाहूँ तो आप बड़े गौर से सुनिएगा इस श्लोक को, कि सर्गश्चा प्रतिसर्गश्चा वंशो मनवंतराणि चा वंशानुचरितम चयो पुराणम पंचलक्षणम। मतलब क्या है? सर्गश्चा मतलब सर्ग माने क्या होता है? सर्ग, सर्ग इसमें सम्मिलित है। चा माने होता है क्या? और मतलब या चा माने और, या फिर कामा बोल सकते हो आज का। तो सर्ग, फिर प्रतिसर्गश्चा मतलब प्रतिसर्ग, वंशो मतलब वंश, मनवंतराणि चा मतलब मनवंतर, और वंशानुचरितम मतलब वंशानुचरित का समावेश इसमें किया गया। चयो पुराणम पंच लक्षणम, यही पुराणों के पंच लक्षण हैं। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्गश्चा प्रतिसर्गश्चा वंशो मनवंतराणि चा वंशानुचरितम चयो पुराणम पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण हैं किसके? पुराण के। प्रोफेसर BS पाठक महोदय हैं, उनके अनुसार अगर बात की जाए तो वंश और वंशानुचरित पुराण साहित्य के आवश्यक अंग बताए गए हैं। और पुराणों में विभिन्न शासन वंशों के वंश वृक्ष दिए गए हैं। पुराणों का रचना काल महाकाव्यों से गुप्त काल तक माना गया है। पुराणों की संख्या बात की जाए आज के युग में 18 है, जो कि भिन्न भिन्न समयों पर रची गई हैं, और इसके रचयिता लगभग महर्षि वेदव्यास रहे हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने जो है आप बता सकते हो क्या पुराणों के बारे में। तो ये आपका जो है प्रश्न का उत्तर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा 50 शब्दों में। नेक्स्ट बात की जाए, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों की विशेषता बताइए। तो हड़प्पा से जो प्राप्त हमको मोहरे हैं उनकी विशेषता क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति अगर बात की जाए तो सर्वोत्तम संस्कृतियों में से, सर्वोत्तम कलाकृतियों में से एक मानी जा सकती है, उसमें दो राय नहीं है। ठीक, इसकी मोहरों की बात करेंगे तो यहाँ से अब तक लगभग 200 सीलें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से कितनी सीलें? 200 सीलें प्राप्त हुई हैं। उनमें से भी अधिकांश सीलों पर लघु लेखों का मतलब छोटे लेखों के साथ ही साथ एक सिंघी जानवर उस जो है सीलों पर बने हुए प्रतीत होते हैं। तो एक सिंह के जानवर बने होंगे, किसी किसी पर भैंस बनी है, किसी किसी पर बकरी बनी है, किसी किसी पर बाघ और बकरी दोनों बनाई गई हैं, किसी पर हाथी बनाई गई हैं। इस प्रकार की आकृतियों को उकेरा गया है उन सीलों में। लगभग 200 सीलें वहाँ से मिली हड़प्पा से। इसमें सबसे अधिक बात की जाए तो सबसे अधिक जो है सीलों पर हमको एक श्रृंगी पशु की जो है मोहरे मिले। मतलब क्या मतलब? एक श्रृंगी मतलब होता है एक सींग की जो है पशु मिले हैं हमको, मोहरे मिले हैं। सेल खड़ी को स्टीटाइट कहते हैं, जो कि स्टीटाइट से निर्मित होती थी मोहरे। और जो सामान्य रूप से बात की जाए तो वर्गाकार कोई होती थी मोहरे, मतलब इस प्रकार से चारों भुजाएं उनकी समान। और कहीं कहीं पे बात की जाए वर्गाकार के साथ साथ आयताकार भी मोहरे हमको देखने को मिलती हैं, सीलें देखने को मिलती हैं हमको। ठीक, तो आयताकार और वर्गाकार मुद्राएं हम मतलब सीलें मिली हैं, मतलब जो मोहरे हैं वो मिली हैं। दो मतलब सील और मोहर एक ही बात है। ठीक, 2 मुद्राएं बेलनाकार भी मिली हैं हमको। 2 मुद्राएं बेलनाकार और कुछ घनाकार। बेलनाकार समझते हैं ना? ये बेलनाकार हो गया आपका। ठीक है, बस ये बेलनाकार हो गया। और आपका और कुछ जो है मात्राएं बात की जाए जैसे कि वर्गाकार, तो ये हो गया आपका, ये देखें ये वर्ग हो गया। इसे आपके सामने बना दिया जाए, ये वर्ग हो गया, सॉरी देखें ये वर्ग हो गया, ये आयताकार कुछ इस प्रकार से मुद्राएं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने और क्या बताया था आपको, कुछ मुद्राएं हमको घनाकार मिली हैं। घन कैसे बनता समझते ना?
घन समझते हैं, जिसको क्यूब आप कहते हैं। क्यूब हालांकि वैसे बनाया ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे क्यूब लगभग जो है एक प्रकार से क्यूबाइड आप देखें अगर यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से, हालांकि वो बन पा नहीं पा रही, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे बनता है घन। तो ये कुछ घनाकार भी मिली है और साथ ही साथ कुछ बेलनाकार भी हमको मिली है। ओके, ध्यान रखेंगे। बेलन हमने आपके सामने प्रस्तुत ही कर दिया, ये इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ हमको क्या मिली है, मोहरें मिली हैं, जो कि कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से हमको मिली है। ओके, चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितने भी लोग हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करा करें। ओके, तो दो मुद्राएं की बात की जाए तो एक मुद्रा बेलनाकार और मतलब सॉरी, दो मुद्राएं बेलनाकार और कुछ घनाकार मिली हैं। और संभवतः अगर बात की जाए इन मोहरों की, तो इन मोहरों का प्रयोग धनाढ़ लोग या फिर जो धनी लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, या जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए कि भाई हाँ ये संपत्ति मेरी है, उनको चिन्हित करने के लिए वो छाप जो है, जो मोहर वगैरह लगाते थे, वो लगाया करते थे। मतलब एक प्रकार से जो मोहरें थी वहाँ पर, तो वो लगाया करते थे जो अपने जो सामान हुआ करता था उनमें, ताकि जैसे आज आप किसी के यहाँ पर कोई बर्तन मांग, अभी शादी जो है चल रही है, अब किसी के यहाँ पर कोई बर्तन वगैरह मांगने आएगा आपके घर में, तो आप अपना नाम लिख के नेल पॉलिश से लिख देते हैं और दे देते हैं। तो लगभग अब इस समय ये चल रहा है। बट पहले क्या होता था, वही मोहर रखे रहते थे। राजा लोग, जो अमीर लोग होते थे, मान लेते उनका सामान कहीं पर गायब हो रहा है, तो उसमें वो मोहर लगा देते थे। जैसे आज मोहर लगाते नहीं है कि हाँ ये वाली किताब तुम्हारे यहाँ से ली है, तो टपाक से तुरंत लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं, तो उसी प्रकार से कुछ था, तो वही मोहर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु के पुरा स्थलों से जो प्राप्त धातु एवं प्रस्तर मूर्तियाँ जो हमको प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। तो धातु मूर्तियों की अगर बात की जाए, धातु मूर्तियों की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो धातु मूर्तियों में धातु की बनी मूर्तियां मोहनजोदाड़ो, लोथल से मिली है हमको और चंदहुदड़ो से मिली है, एवं कालीबंगा नामक स्थान से। तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदहुदड़ो, ये सब सिंधु नदी के समीप के ही एक प्रकार से स्थल हैं, भाग हैं, जो है स्थान है। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हमको एक नर्तकी मिली है। आपने देखा होगा अधिकतर कांस्य की होती थी वो नर्तकी, तो कांस्य मतलब कांच की, लगभग कांस्य बोल सकते हैं। कांस्य एक धातु पहले भी था, लेकिन कांस्य आजकल तांबा बोला जाता है, मतलब वो जो कांच की होती है, लेकिन उस समय कांस्य जो था वो दूसरा कोई धातु उसमें और कुछ मिला करके बनाया जाता था। तो मोहनजोदाड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति है वो कांस्य मूर्ति है। उसके गले में कंठहार, मतलब एक प्रकार से कंठहार समझते हैं ना, कंठ माने होता है जो ये आपका गले के पास जो थोड़ा सा निकला नहीं कंठ, इसमें पहनने वाला जो हार, मतलब गले में पहनने के हार को कंठहार कहा जाता है। तो उसके गले में क्या पड़ा हुआ, कंठहार पड़ा हुआ है, वो सुशोभित हो रहा है। सहज भाव से नृत्यरत नर्तकी का चूड़ियों से भरा बायां हाथ और जांघ पर एवं दाहिना हाथ जो है चूड़ियों और कंगनों से भरा हुआ है, कमर पर टिका हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपने हमको बता दी। उसके बाद में अगर बात की जाए, उसके बाद में कुछ यहाँ से तो ये मूर्तियाँ मिली हैं, और उसके बाद में कुछ प्रस्तर मूर्तियाँ भी मिली है। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी और एक पुरोहित की मूर्ति, मतलब योगी बोल सकते हो उसी को, और उसी को चाहे उसी को पुरोहित चाहे बोल दीजिए, चाहे योगी, उसकी मूर्ति मिली है। योगी की मूछें भी नहीं है, किंतु दाढ़ी विशेष रूप से संवारी भी गई उसमें, और बाएं कंधे को ढकते हुए तिया छाप वाली एक प्रकार से साल ओढ़े हुए हैं योगी जी। और योगी के नेत्र जो है अधखुले से प्रतीत होते हैं, निचले ओंठ मोटे हैं तथा उसकी दृष्टि से नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। यहाँ श्वेत पाषाण निर्मित एक संयुक्त पशु मूर्ति भी प्राप्त हुई है हमको, जिसमें शरीर भेड़ तथा मस्तक हाथी का है। दायमावाद एक स्थान है, वहाँ से तांबे का रथ भी हमको मिलता है, जो कि मनुष्य चलाता हुआ प्रतीत होता है। सांड, गैड़ा एवं हाथी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं हमको यहाँ से। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो है ये तमाम सारी चीज़ें हमको वहाँ से मिली हुई हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई। तो आगे थोड़ा और हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और जानते हैं कि आखिरकार जो है और भी कुछ प्रश्न है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका हड़प्पा से मोहरे जो प्राप्त हैं उसके बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट है आपका सुमेरियन स्त्रियों की स्थिति क्या थी। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो सुमेरियन स्त्रियों की स्थिति की अगर बात की जाए तो सुमेरियाई जो सभ्यता है उसमें स्त्रियों की स्थिति कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी थी। वे पुरुषों के साथ सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में समान रूप से भाग लेती थीं। सुमेरियन जो सभ्यता है उसमें स्त्रियों की स्थिति उच्च कोटि की थी। दहेज प्रथा का प्रचलन भी वहाँ पर था, पर दहेज पर वधू का अधिकार माना जाता था, मतलब जो कन्या होती थी उसी का अधिकार माना जाता था। पति की मृत्यु हो जाने पर अल्पवयस्क पुत्र और मृत पति की संपत्ति की संरक्षिका जो होती थी वह स्त्री ही मानी जाती थी। वह अपना स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकती थी। इस प्रकार से सुमेरियाई सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति मानी जाती है। कभी कभी सुमेरियन सभ्यता के लिपि के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो सुमेरियन वासी जो थे प्राचीन काल के लेखन कला से परिचित भी थे। आरंभ में इनकी लिपि जो थी चित्रात्मक लिपि थी, मतलब चित्र बना करके अपने मनोभावों को व्यक्त करते थे ये लोग। लेकिन बाद में वस्तु चित्रों का और तथा ध्वनि चित्रों के रूप में भी प्रयोग होना आरंभ हो गया धीरे धीरे। ध्वनि चित्रों के पश्चात धीरे धीरे सुमेरियन लिपि शब्दांश लिपि बनी। इस लिपि में किसी शब्द को लिखने के लिए शब्द की ध्वनि के बोधक चित्रों को जोड़ दिया जाता था। सुमेरियन लिपि में 550 और बात की जाए लगभग और कुछ मात्रा में हमको मिले 350 या 550 शब्दांश चित्र थे, परंतु बाद में उनमें कमी आती गई और अंत में 40 अक्षर ही रह गए। तो सुमेरियन सभ्यता की लिपि के बारे में प्रश्न पूछे तो ऐसे आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो इन तमाम सारी चीज़ें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और भी प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न जिगुरत। जिगुरत के विषय में आप क्या जानते हैं। तो जिगुरत जो है वो एक प्रकार से सुमेरियन कला का एक नमूना है जिगुरत। तो सुमेरियन कला की सबसे बड़ी विशेषता जो है ये जिगुरत को हम मान सकते हैं। जो सुमेरियन भाषा में जिगुरत का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है पर्वत निवास। जिगुरत माने क्या होता है, पर्वत निवास। सुमेरियन भाषा में क्या होता है, पर्वत निवास। तो यह मंदिर का ही दूसरा रूप आप मान सकते हो, ठीक है। मंदिर का ही दूसरा रूप हम इसको मान सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना रहा है कि जो सुमेरियन थे वह मूल रूप से पर्वत पर ही निवास करने वाले व्यक्ति थे। तो पर्वतीय ही थे वो, कौन, सुमेरियन वासी जो थे। इसलिए उन्होंने अपने देवताओं के लिए पर्वताकार भवनों का भी जो है निर्माण करवाया था और उन्हें जिगुरत नाम दिया था। तो पर्वताकार जो भवन होते थे, पर्वत बनाए जाते थे, एक प्रकार का मंदिर आज के युग में, तो वह उसी में रहते भी थे, तो भगवान का निवास भी था और जो है उसी को जिगुरत कहा जाता था। और उर नगर की खुदाई से जिगुरत के अवशेष भी मिले हैं। निप्पुर नगर में एनलिल के जिगुरत की बाहरी दीवारों में पक्की ईंटों के प्रयोग का प्रमाण भी मिलता है। इससे पता चलता है कि सुमेरियन कला भी, सुमेरियन सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। जिगुरत के अगले भाग में निर्मित 3 सीढ़ियाँ आधी ऊंचाई में जाकर के मिलती थीं। इसमें कई समतल छतें निर्मित की जाती थीं। ये जिगुरत 7 या 9 मंजिला होता था। ये मंदिर धन और विद्या के भंडार होते थे। ये बैंक का भी कार्य करते थे और व्यवसाय भी करते थे और व्यवसाय के लिए प्रधान केंद्र माना जाता है जिगुरत। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये तमाम सारी चीज़ें, ठीक। और सुमेरियन सभ्यता में अगर बात की जाए सामाजिक वर्गीकरण के विषय में तो एक उच्च वर्ग था, एक मध्यम वर्ग था और एक निम्न वर्ग था, ऐसे आप बता दीजिएगा। कभी कभी प्रश्न आपसे बन सकता, हो सकता है बन जाए, सुमेरियन सामाजिक वर्गीकरण के विषय में आप क्या जानते हैं, ऐसा प्रश्न। तो उसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग होते थे। उच्च वर्ग में जो है राजा और उसका परिवार, सामंत जो होते थे लोग, पुरोहित और जो उच्च पदाधिकारी होते थे, ये सब सम्मिलित होते थे। और राज्य का सर्वोच्च वर्ग जो है उच्च वर्ग ही माना जाता था। मध्यम वर्ग में जो है जो व्यापारी वगैरह होते थे, छोटे और शिल्पी जो लोग होते थे, जो बुद्धिमान होते थे, बुद्धिजीवी होते थे और स्वतंत्र रूप से जो किसान होते थे, जिन पर पूंजीपतियों का एक प्रकार से उनका खुद का खेत है और खेती कर रहे हैं, तो वो मध्यम वर्ग में आते थे। निम्न वर्ग में वे लोग आते थे जो एक प्रकार से अर्ध स्वतंत्र होते थे। अर्ध स्वतंत्र किसान मतलब कि जिनकी खेत नहीं है लेकिन फिर भी किसानी कर रहे हैं, मतलब जो अधिया बटैया आज लेकर के होते हैं ना किसान, तो वो निम्न वर्ग में आते थे। और दास वगैरह जो भी थे वह सब निम्न वर्ग में ही आते थे। दोनों में कोई विशेष अंतर ना था। दासों की स्थिति निम्न थी और इसी प्रकार से अर्ध स्वतंत्र किसान स्वदेशी होने के कारण से समाज के अभिन्न अंग भी माने जाते थे। तो 3 वर्ग था मुख्यतया, ठीक। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। आगे समझते हैं अगला। हम अगला क्या है, बेबीलोनिया की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। बेबीलोनिया यह भी एक सभ्यता है, तो इसकी लिपि पूछ रहा है कि इसकी लिपि के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो बेबीलोनिया के लोगों में सुमेरियन कीलाक्षर लिपि को अपना लिया था।
किसके बारे में, कीलाक्षर जो लिपि है जो सुमेरियन सभ्यता की विकसित की गई थी उसी को बेबीलोनिया सभ्यता में अपना लिया गया था। और उसमें थोड़ा बहुत अंतर भी आप देख सकते हैं किया गया, लेकिन वर्णमाला का विकास नहीं कर पाए थे बेबीलोनिया के, वही वर्णमाला जो है उसमें समाहित कर ली गई थी कीलाक्षर लिपि की ही, जो कि एक प्रकार से सुमेरियन सभ्यता थी, मतलब सुमेरियन सभ्यता की लिपि थी। और इनकी लिपि में बात की जाए लगभग 300 शब्द खंड के रूप में संकेत चिन्ह थे जिन्हें याद करना कठिन कार्य था। सुंदर लेखन कला को अधिक सम्मान जो है इसमें बेबीलोनियन सभ्यता में भी दिया जाता था। ये लोग बात की जाए तो मिट्टी की तख्तियों पर लिखते थे तथा जो है सेमेटिक भाषा बोलते थे। कैसी भाषा, सेमेटिक भाषा बोलते थे बेबीलोनिया के लोग। शिक्षा का कार्य धर्म अधिकारी जो होते थे उन्हीं लोगों के हाथ में हुआ करता था, जैसा कि एक प्रकार से आम जो है सभ्यताओं में आप यही देखेंगे। ठीक, कभी कभी जो है एक प्रकार से ऐसा प्रश्न पूछता है कि असीरियन सैनिक व्यवस्था में अग्रणी थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो असीरियन जो था, असीरिया जो है एक प्रकार से एक स्थान है, वह सैनिक राज्य है। असीरिया जो है एक राज्य था पहले, वह एक सैनिक राज्य था और उसकी शासन व्यवस्था में सेना का सर्वाधिक महत्व था। राजा सेना को सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। तो ठीक है, उसकी सहायता के लिए एक मुख्य सेनापति होता था जिसे क्या कहा जाता था, लिम्न कहा जाता था और तुर्तान भी कहा जाता था कभी कभी। सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान भी दिया जाता था यहाँ पर जो है कहाँ पर, असीरिया में। तो इसीलिए असीरियन सैनिक व्यवस्था में बड़े अग्रणी थे। ठीक, यह प्रश्न एग्जाम से बन सकता है। सैनिक लोहे के बने हुए शस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। उसकी सेना में पैदल, रथ, घुड़सवार इत्यादि हुआ करते थे। विश्व में सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो युद्ध प्रणाली को जन्म देने, युद्ध में घोड़ों एवं लोहे के शस्त्रों का प्रयोग करने में असीरियनों ने ही जो है लगभग इसका प्रयोग किया था, असीरियन सभ्यता के लोगों ने। तो इस प्रकार से ये जो है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, गीज़ा क्यों प्रसिद्ध है। गीज़ा आप समझते हैं ना, गीज़ा का पिरामिड। ठीक है, तो गीज़ा क्यों प्रसिद्ध है, आपसे प्रश्न पूछा गया। आपसे बन सकता है प्रश्न कि गीज़ा क्यों प्रसिद्ध है। तो गीज़ा जो है पिरामिडों में सबसे प्रमुख जो है गीज़ा का पिरामिड ही आप मान सकते हैं, जिसे मिस्र के खुफू ने, मिस्र के खुफू थे राजा, उन्होंने 3000 ईसवा पूर्व मतलब ईसा पूर्व में बनवाया था। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग बात की जाए 450 फीट की ऊंचाई है और इसकी एक भुजा की बात की जाए तो 700 फीट लंबी है। इसकी एक भुजा जो है 700 फीट जो है लंबी है, 450 फीट की ऊंचाई है इस पिरामिड की। और यह 13 एकड़ में ये पिरामिड फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा पिरामिड है। इस पिरामिड में 13 लाख पत्थर लगे हैं। कितने पत्थर है भाई, 13 लाख पत्थर लगे हैं। तथा प्रत्येक पत्थर का जो है अगर बात की जाए वजन की बात की जाए तो लगभग एक पत्थर जो है 2.5 किलो का है। प्रत्येक पत्थर जो है यहाँ का 2.5 किलो का है, यह बात ध्यान रखेंगे। इन पत्थरों को इस प्रकार से सजाया गया है, जोड़ा गया उसमें कि कहीं कोई सुराख जो है नहीं या फिर छेद नहीं दिखाई पड़ता है। इस पिरामिड की गिनती विश्व के 7 आश्चर्यों में भी की जाती है। यह बात ध्यान रखें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है कि 7 आश्चर्यजनक इमारतों में गीज़ा की पिरामिड की चर्चा की जाती है, उसमें समाहित किया जाता है। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि नदी घाटियों में जो सभ्यता उदय होती थी उनके 2 कारण बताइए, 3 कारण बताइए, तो आप बता दीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर कृषि योग्य उपयुक्त क्षेत्र हमको मिल जाता था और सिंचाई के लिए सुविधा और साथ ही साथ जल ग्रहण के लिए भी जल की सुविधा हमको मिल जाती थी, इसलिए वहाँ पर नदी घाटियों में लोग सभ्यता, पहले नदी घाटियों के आप जितनी भी सभ्यता देखेंगे लगभग वो नदी घाटियों में ही विकसित हुई है। ठीक, आपसे पूछे कि मिस्र में रचित 2 प्रमुख नीति ग्रंथों के नाम बताइए, कभी कभी एग्जाम्स में हो सकता है बन जाए। तो पहला था क्या, मुखर कृषक का आवेदन, और दूसरा क्या था, बीणा वादक गान। ये तमाम सारी चीज़ें। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे समझते हैं। तो अगला क्या है, मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहता है। नील नदी जो है मिस्र को नील का वरदान, नील नदी जो है वह मिस्र में है और मिस्र देश आज जिसको इजिप्ट अंग्रेजी में कहते हैं लोग, तो मिस्र को नील नदी का वरदान मतलब नील का वरदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मिस्र जो है प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ बात की जाए तो चावल, रुई, गन्ना, इन सब की खेती आप देख सकते हैं जनरली। ठीक, इसकी भूमि की बात की जाए तो बड़ी ही उपजाऊ है, चूँकि नील नदी के जो है आसपास की पड़ती है। अगर जरा सा भी हम ध्यान से काम लिया जाए यहाँ के लोग, तो एक वर्ष में लगभग 2 प्रकार की फसलें यहाँ पर हम उगा सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। प्राचीन काल में नील नदी में कभी कभी बाढ़ भी आती थी,
इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट और विपत्ति का सामना मतलब बाढ़ का सामना भी करना पड़ता था। साथ ही साथ भूमि की उर्वरता भी धीरे धीरे बढ़ती गई। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ के पानी से बहा मतलब बाढ़ के द्वारा जो बहा कर निक्षेप लाया जाता था उसमें खाद वगैरह फिर अलग अलग पौष्टिक तत्व आते थे। इसके कारण से वहाँ की जो है मिट्टी उपजाऊ बहुत ज़्यादा हो गई। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि मिस्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का बहुत ही बड़ा महत्व पड़ा है, नील नदी का। इसीलिए एक प्रकार से मिस्र की जीवन रेखा की संज्ञा भी जो है क्या दिए, नील नदी को ही मिस्र की जीवन रेखा की भी संज्ञा आप दे मतलब बहुत सारे विद्वानों ने दिया है। मिस्रियों को कृषि कर्म में आवश्यक जल के लिए भी पूर्णतः नील नदी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। साथ ही साथ मिस्र वासियों के हृदय में इस नदी के प्रति असीम श्रद्धा भी थी, जैसे गंगा नदी के प्रति हम लोग रखते हैं, और एक देवता की भांति इसकी पूजा भी किया करते थे नील नदी की। इसीलिए इतिहास पिता के जो है हेरोडोटस जिनका नाम है, उन्होंने क्या कहा है, इतिहास के पिता हैं कौन, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। तो आप यह भी जान लीजिए किसने कहा, तो हेरोडोटस ने कहा था नील नदी का वरदान। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपके बारे में। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है किसके बारे में, हम्मुराबी के बारे में, हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो बेबीलोनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति भी था हम्मुराबी, और उसकी एक प्रकार से देन है विधि संहिता। विधि माने होता है कानून, और संहिता मतलब होता है उसमें लिखी गई जो धाराएं होती हैं। हम्मुराबी ने जो है इस संहिता को उस समय में प्रचलित किया था, उस समय में नियमों को प्रचलित या संग्रह करवाया था वो, और सुविधाजनक जो है एक प्रकार से बताते हुए उसमें आश्चर्य मतलब तमाम सारी जो आवश्यक चीज़ें थी उसमें परिवर्तन किया। समाज में जो है बुराइयां थी उनको भी परिवर्तन किया, संशोधन किया, और एक विधान संहिता का निर्माण जो है हम्मुराबी ने किया। 2.5 मीटर ऊंचे प्रस्तर पर उत्कीर्ण करवाया, मतलब उसको लिखवाया ताकि जनता को भी नियमों की जानकारी मिलती रहे। एक लेख करवाया। इस प्रखर स्तंभ की खोज फ्रांसीसी विद्वान, उनका नाम था ईएनडी मॉर्गन, उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है इन सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। अब जाहिर सी बात है, अब ये आपने अति लघुत्तरीय को समझ लिया। अब हम जो है प्रश्नों के उत्तर को ना समझते हुए केवल प्रश्नों को आपको बता देंगे, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न जो होते 200 शब्दों में होते, 50 शब्दों को हमने आपको बता दिए। 200 शब्दों वालों को जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो उसमें देने का प्रयास करूँगा। ठीक, हो सकता है एक आध दो मॉडल पेपर और भी प्राचीन इतिहास के दे दूं तो उसमें भी आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक, आगे समझते हैं पहला प्रश्न लघुत्तरीय का। लघुत्तरीय में बात की जाए तो यहाँ पर आपको केवल और केवल 5 प्रश्न करने होंगे, दिए होंगे इनमें 8 प्रश्न, लेकिन उनमें से आपको छांट करके केवल 5 प्रश्न करने होंगे। हो सकता है आपकी परीक्षा में और करके दिया जाए, लेकिन अगर ऑफिशियल नोटिस देखें आपके यूनिवर्सिटी की अधिकतर, तो आपकी यूनिवर्सिटी में मतलब जो ऑब्जेक्टिव मतलब जो परीक्षा आपकी होनी है बीए प्रथम सेमेस्टर की, उसमें 8 प्रश्न लघुत्तरीय के देने के लिए बोला गया है, उनमें से 5 करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो वही इसी तरीके से हमने मॉडल पेपर आपका सेट किया है। तो 200 शब्दों में लिखना है और 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 8 प्रश्न दिए जाएंगे, और ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, वैदिक काल में सभा एवं समिति का महत्व बताइए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्या है, महाकाव्यकालीन राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रश्न है आपका। इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पेन में, और एक प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए साथ ही साथ। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दूंगा आपको। अगला क्या है, अगला प्रश्न है सैंधवकालीन धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या, सैंधवकालीन धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा संस्कृति की सामाजिक संरचना पर टिप्पणी कीजिए। भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, हम्मुराबी कौन था, उसकी विधि संहिता का उल्लेख कीजिए। या हमने अभी आपको विधि संहिता के बारे में उसको बताया, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही हमने इसमें कलेक्शन किया है। नदियों के किनारे सभ्यताओं के उदय के क्या कारण थे, हमने आपको बताया था। एक तो उनको पशुओं के लिए जो है जल मिल जाता था, खुद के लिए जल मिल जाता था, और साथ ही साथ जो है खेती करने के लिए जल मिल जाता था। नदियों के किनारे जो है उपजाऊ मिट्टी उनको मिल जाती थी, कई प्रकार की सुविधा मिलती थी, इसलिए नदियों के किनारे ही सभ्यताएं बसती थी। अगला क्या, असीरिया एक सर्वश्रेष्ठ सैनिक राष्ट्र था, समीक्षा कीजिए। इसके बारे में हमने पहले आपको बताया था असीरियन के बारे में, कि असीरियन जो है वो क्या है, सैनिक व्यवस्था में अग्रणी थे, उसके बारे में हमने बता दिया आपको। अगला क्या है, हन वंश का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, हन वंश आप समझते होंगे, तो हन वंश का संक्षिप्त इतिहास जो है आपको बताना है। सिलेबस जल्द ही आपका इसका दे दूंगा। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन और इकोनॉमिक्स इन सभी का सिलेबस जो है, और गृह विज्ञान का बहुत दिनों से आप लोग कह रहे हैं, तो उसका भी देने का प्रयास, और भी सब्जेक्ट जो भी बच रहे हैं उन सभी के देने का प्रयास, इंग्लिश का भी दे दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। अब अगला आप जा जाएंगे किस पर, तो अगला है आपका यहाँ पर होगा लघुत्तरीय का सारा हमने बता दिया था। हाँ चलिए,
अगला क्या है आपका, केवल 2 प्रश्न करने हैं, ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्नों को आपको 500 शब्दों में लिखना होता है एक प्रश्न को। इस प्रकार से 2 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय करने होंगे और उनको जो है 500 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 में से 2 प्रश्न आपको छांट लेने जो आपको पता हो, जिनमें पता हो कि आप उसको 500 शब्दों में बयां कर पाएंगे, उसको आपको लिख देना है। यहाँ पर देखिए, मिस्र की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का विवरण दीजिए। पहला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, एकदम से रटना नहीं है, मतलब 2-3 बार पढ़ लेना है, 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। मिस्र की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का विवरण दीजिए। अभी मैं बताऊंगा तो आपके ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर इसलिए बता दिए ताकि कुछ मात्रा में आपको 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा वो बातें। हालांकि यहाँ पर जब मैं विस्तार से समझाऊंगा मिस्र के बारे में तो उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर आप समझ लेंगे जब वीडियो लेक्चर वाइज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। अगला क्या है, प्राचीन भारतीय, तो आपको लेक्चर वाइज वीडियो देखना है या फिर अन्य जो मॉडल पेपर हैं, सिलेबस वगैरह है, उनको देखने के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, हर सब्जेक्ट की वीडियो आपके चैनल पर इस पर मिलेगी। हर चाहे BA फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ और BA सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, जो जिनका पैटर्न नहीं बदला, जिनका पैटर्न भी लगभग इसी की भांति है, थोड़ा सा उनमें चेंजमेंट है, जो पुराना पैटर्न होता था वही पैटर्न पर पेपर आएगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का। तो जो मेरे पहले पुराने लेक्चर अपलोडेड हैं उनको देख लीजिएगा, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर वाले हमारे छात्र जो कुछ भी देख रहे हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखें दूसरा प्रश्न क्या है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, वैदिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, तो इसको वैद से एक प्रश्न तो आना, वैदिक संस्कृति से एक प्रश्न तय है एग्जाम से में आना। तो वैदिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसके काल निर्धारण पर प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है आपसे, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सांग युगीन सभ्यता, और सांग युगीन सभ्यता का मतलब क्या है, जो चीनी सभ्यता उसी को सांग युगीन सभ्यता के नाम से हम जान सकते हैं। तो सांग युगीन सभ्यता जो थी उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 3 पहलुओं पर आपको या फिर उसकी 3 दशाओं का वर्णन करने के लिए एग्जाम से प्रश्न बन सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब इस सभ्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन विश्व सभ्यताओं के विकास संबंधी ज्ञान में साहित्यिक साक्ष्यों की भूमिका बताइए। मतलब प्राचीन विश्व सभ्यता जो थी, मतलब चूंकि आपका पेपर का नाम ही है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताएं और भारत की सभ्यताएं, तो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं या भारत की प्राचीन सभ्यताओं को हमें कैसे जानकारी मिलती है उसके बारे में पहला लेक्चर आप यही पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ स्टडी ऑफ अर्ली कल्चर ऑफ इंडिया या ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। ओके, तो इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, सोर्सेस का क्या है, मतलब कि चाहे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हो, एविडेंसेस हो, वैदिक लिटरेचर हो या एक प्रकार से वेदाग लिटरेचर हो, रामायण हो, महाभारत हो, इन सभी से हमको जो है उसके बारे में पता चलता है, जो है हमें भारत के बारे में। और बात की जाए वहाँ पर जो सोर्स हैं, मतलब एंसेंट हिस्ट्री को जानने के, उसके भी कई जो है रिवर वैली, डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इनके बारे में एविडेंस हमको प्राप्त होते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ज़्यादा हैं एविडेंसेस, ओके, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले आपको बता दूं तो एक प्रश्न यहाँ से तय है, चाहे एक प्रश्न जो है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, वैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ही प्रश्न पूछेगा और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी पूछने की संभावना है, तो दोनों के तुलना को लेकर के भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोनों सभ्यताओं के सोर्सेस को आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे हमको भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, मतलब उसके कला वगैरह के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, और कैसे हमको प्राचीन जो है सभ्यताओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न तय है आना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, आगे लीजिए, इसका भी हो गया होगा, आगे चलते हैं, अगला लीजिए, इसका भी हो गया होगा, इसको ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपका स्क्रीनशॉट हो गया लगभग, ओके। तो पॉलिटिकल साइंस का अगर आपने नहीं देखा तो पॉलिटिकल साइंस का भी देख लीजिए, अभी इसके जस्ट नीचे पॉलिटिकल साइंस का पड़ा हुआ है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ओके। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें और चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।